नमस्कार दोस्तों, आईएएस विद्यालय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बायोफ्यूल्स पर अपनी पॉलिसीज़ डेवलप करती रही है। स्टार्ट 2003 से पूरा हिस्टोरिकल हम लोग स्टार्ट देखेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए बायोफ्यूल्स को लेके। पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बेसिक्स बायोफ्यूल्स का देखेंगे, जो डिटेल बायोफ्यूल्स की है, टोटल डिटेल्स, उनका प्रोडक्शन और कैपेसिटी, क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो हम एक अलग प्रेजेंटेशन में बायोफ्यूल्स पर डिस्कस करेंगे। आज हम केवल पॉलिसी और उससे रिलेटेड चैलेंजेस पर ही बात करेंगे। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम देने की बात करें, अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा सा भी डेकोरेट करना होगा तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं। कोई भी जो भी बायोफ्यूल्स है, सस्टेनेबल फ्यूल्स जो भी है हमारे, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम नॉन फूड और फूड क्रॉप्स, और कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स भी होते हैं जैसे एल्गी। दे आर कैपेबल इन डिलीवरिंग सिग्निफिकेंट लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन। सो इम्पॉर्टेंट इसमें, you no need to write line to line, but the key words is the important: life cycle and greenhouse gas emission reduction with respect to जो अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल, डीजल। सो इसमें नॉन फूड और फूड क्रॉप्स के फीड स्टॉक हैं, और कुछ एडवांस फीड स्टॉक भी डेवलप किए जा रहे हैं जैसे एल्गी हो गया, और भी कुछ नए फीड स्टॉक डेवलप किए जा रहे हैं हाई एनर्जी इंटेंसिटी के साथ। तो ये एक बायोफ्यूल का बेसिक। उसमें फिर इम्पॉर्टेंट जो बायोफ्यूल है उसमें बायो इथेनॉल है। बायो इथेनॉल को आप डिफरेंट टाइप के बायोमास से, जो शुगर होती है, बेसिकली शुगर का फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही है, एंड देन यू विल गेट द इथेनॉल। सो इफ़ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम बायोमास, सो दैट्स वाई वी कॉल इट बायो इथेनॉल। नॉर्मली शुगर के फर्मेंटेशन, जो शुगर कंटेनिंग सब्सटेंस है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव में उतना सारे पॉइंट्स आपको सोर्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। शुगर केन, शुगर बीट, सोरगम, कसावा, बगास वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब आप थोड़ा लिख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है, प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आपको 6-7 सोर्स दे देंगे कि कौन कौन से बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ हो सकते हैं। तो तब आपको शॉर्ट आउट करना पड़ जाता है, एक या दो थोड़े से डाउटफुल होते हैं। सो फॉर दैट आई हैव मेड दिस ऑल डिटेल्स, सो दिस कैन बी सीन। देन बायोडीज़ल की अगर हम बात करें तो बायोडीज़ल में क्या होता है, मिथाइल और इथाइल एस्टर हैं, एक्चुअली फैटी एसिड है, थोड़ा केमिस्ट्री है, बट हम लोग इतना भी लिखेंगे, फैटी एसिड भी लिखेंगे तो भी इट विल बी फाइन फॉर अस एज ए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। नो नीड टू मेंशन दिस इथाइल और मिथाइल। सो नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स एंड एसिड ऑयल्स, और जो कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, सो उससे हम लोग उस दैट वी विल कन्वर्ट विद द सम प्रोसेस टू द बायोडीजल। एनिमल फैट, बिकॉज बेसिकली ईस्टर्स एंड फैटी एसिड्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनिमल फैट। और बायो ऑयल, डिफरेंट बायो ऑयल जैसे जेट्रोफा का ऑयल हो गया या अदर सीड्स का ऑयल हो गया, तो दैट ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू द बायोडीजल। टाइप की अगर बात करें, बेसिकली लिक्विड और गैस के जो है इंपॉर्टेंट है। सॉलिड भी होता है, सॉलिड में क्या है, मेनली आपका वुड, और ये वुड हो गया, बेसिकली बायोफ्यूल है, बट थोड़ा एमिशन के इश्यूज़ रहते हैं, उसमें एमिशन ज़्यादा होता है। सो स्लोली वी आर स्टॉपिंग दैट। तो एलपीजी उसका प्लेस ले रही है अभी धीरे धीरे, बायोगैस और ये सब पे भी काम चल रहा है। सो लिक्विड में क्या है, बायोइथेनॉल और बायोडीजल हो गया। कुछ और एडवांस फ्यूल्स भी हैं, डीएमई हैं, और कुछ और लिक्विड फ्यूल्स आ रहे हैं जो एडवांस फ्यूल है, जिनमें एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो दे आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड फ्यूल। गैसेस में क्या है कि बायोगैस और आपका ग्रीन सिनगैस हो गया, ग्रीन अमोनिया, जो ग्रीन अमोनिया और सिनगैस का काफ़ी आजकल हाइप है, एंड ग्रीन हाइड्रोजन स्पेशली, कि आप ग्रीन सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन एमिशन विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो ये सब गैसेस साइड है। सो अगर हम बायोफ्यूल्स को जनरेशन वाइज बात करें तो उनके डेवलपमेंट्स की बात करें, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जनरेशन है जो बायोफ्यूल्स का, तो उसका एक जो मेजर सोर्स है प्रोडक्शन के, वो जो हमारे
ग्रेन्स, सीड्स जो ऑयल से रिलेटेड। बिकॉज इशू क्या हुआ था कि अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फूड वर्सेस फ्यूल। अगर आप अपने फूड के जो ग्रेन्स को डाइवर्ट करेंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए, सो जैसे कि है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीडीएस के लिए, जो हमारे बीपीएल फैमिलीज़ हैं, तो उस पर एक इम्पैक्ट होने का चांस है। बिकॉज आपके बफर स्टॉक पे इम्पैक्ट होगा, आपके पास बफर स्टॉक नहीं होगा इफ़ यू आर डाइवर्टिंग योर food grade grains into the fuel production. So this is very important how to make balance in that. So हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया गया। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में क्या किया गया, जो भी ग्रेन्स का वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है या वुड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, ये सबको बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने का ट्राई किया। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए। सो टुडे वी आर एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। जैसे कि आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, प्राज के कुछ प्लांट हैं और लांजा टेक एक कंपनी है, लांजा टेक भी करती है ये प्रोजेक्ट्स। सो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स ने जो फूड वर्सेस फ्यूल की जो कंट्रोवर्सी थी उसको थोड़ा कम किया, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं सेकेंड जनरेशन फ्यूल्स के जो हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि एक और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो एडवांस बायोफ्यूल्स हैं, जिनकी एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें एक एग्जांपल है जो एल्गीज डेवलप की जा रही है कुछ तरह की, जो हाई एनर्जी डेंसिटी के साथ, हाई एनर्जी डेंसिटी फ्यूल। बिकॉज आपके पास फीड स्टॉक का क्वांटिटी ज़्यादा है एंड फाइनली यू आर गेटिंग वेरी लेस एनर्जी, देन देयर इज़ नो मीनिंग। फाइनली इट शुड बी इकोनॉमिक, इट शुड बी सस्टेनेबल, फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए मॉडल आपका। तो इसलिए कुछ एडवांस डेवलपमेंट किया जाए, ये डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी इनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कमर्शियल प्रोडक्शन हो चुके हैं स्टार्ट। सो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम अगर पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, एक्चुअली इंटेंट क्या है इसके बिहाइंड। तो जो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म हुई थी। तो उस कमेटी में एक पूरा एक फ्रेमवर्क डेवलप किया इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एक्चुअली। सो उन्होंने एक ईबीपी प्रोग्राम डेवलप किया जो कि 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ। सो उसका जो टारगेट था कि हमें जो है 5% ब्लेंडिंग करना, जितना भी हम पेट्रोल सेल करेंगे इंडिया में, कंजप्शन जो है हमारा, उसमें 5% जो है हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करके सप्लाई करेंगे। अब इसका ठीक है टारगेट ये था, बट वाई हम लोग क्यों करना है 5%? तो उसका मेन जो था, एक तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जितना भी हाइड्रोकार्बन का जो सोर्सेज है वो इंपोर्ट ही करते हैं हम 80%, 80 to 85% वी आर इंपोर्टिंग। हमारा अपना प्रोडक्शन बहुत कम है। तो फॉरेन एक्सचेंज पे एक बहुत बड़ा जंक होता है, तो बड़ा चंक फॉरेन एक्सचेंज का उठाता है वहाँ से, तो हम पे एक फॉरेन एक्सचेंज की जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है उस पर एक प्रेशर होता है। सो उस रिडक्शन, इम्पोर्ट रिडक्शन करेंगे, प्लस हमारे जो, बिकॉज अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, तो इसीलिए हमें कार्बन एमिशन को भी कम करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका टारगेट था। और बूस्ट टू एग्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा एक्चुअली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये था, क्योंकि जो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो ग्रेन का प्रोडक्शन होगा, इफ़ यू विल डाइवर्ट इट टू इथेनॉल प्रोडक्शन, तो उनको भी एक ये चांस था, बट इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली इस पॉइंट पे। ईबीपी जो 2003 में फॉर्म हुआ था, बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी इश्यूज, बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज, इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। एंड इम्पॉर्टेंटली क्या हुआ कि ऑलमोस्ट इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं हो पाए, एंड blending percentage was almost less than 1 or 2, in range of 1 or 2% hardly. So गवर्नमेंट ने उन सब इश्यूज़ को देखते हुए एक और पॉलिसी कमेटी फॉर्म की एंड केम विद द बायोफ्यूल पॉलिसी 2009, जो नेशनल पॉलिसी था बायोफ्यूल का। पहले जस्ट एक प्रोग्राम था, अभी इसे नेशनल पॉलिसी का के रूप में डेवलप किया। सो 2009 में क्या हुआ कि इसका मेजर जो एम था इसका क्या रखा कि जो हम पहले क्या कर रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल पे हमारा फोकस था, लेकिन इस पॉलिसी में हमारा जो फोकस था सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पे था।
सो टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, फूड वर्सेस फ्यूल। तो इन्होंने प्रमोट किया नॉन एडिबल प्लांट फ्यूल के लिए। नॉन एडिबल जो प्लांट है जैसे जेट्रोफा हो गया या और कुछ प्लांट्स हैं, तो उनको प्रमोट करने का स्टार्ट किया। वेस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड पे उनको लगाना है। अगर आप अभी एग्रीकल्चर लैंड का वैसे ही काफ़ी प्रेशर होता है, जो आपके क्रॉप साइकिल कंटिन्यूस आते रहते हैं, अगर आप उस पर फिर से आप इस तरह जो फ्यूल के लिए क्रॉप्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रेन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, प्रमोट किया कि आप वेस्ट और डिग्रेडेड लैंड का यूज़ करो। देन टारगेट जो थे, टारगेट रखा 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, और उसको इंक्रीज करना है 20% बाय 2017। फिर प्राइसिंग का जो इशू था उस टाइम पे, भाई जो मेनली जो इथेनॉल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेनली उस टाइम पे इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्टिलरीज, जो आपकी शुगर फैक्ट्रीज के साथ जो अटैच डिस्टिलरीज होती हैं। अब अगर वो इथेनॉल को इधर डाइवर्ट करेंगी तो ये लिकर साइड जो जाने वाला इथेनॉल है जो स्पिरिट बनाने के लिए, उसको कम हो जाएगा, देन दे विल गेट लॉस ऑन दैट। सो उनको बेनिफिट को मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइसिंग भी सेट किया, एक यूनिफॉर्म प्राइस लेके आए अराउंड 21.5 रुपीज़ का पर लीटर का। कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए। फिर R&D पे भी फोकस किया कि सेकंड एनर्जी एफिशिएंट प्लांट बनाने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो था, एक नेशनल बायोफ्यूल डेवलपमेंट बोर्ड डेवलप किया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है, आप पे कभी पूछ सकते हैं 2009 बायोफ्यूल पॉलिसी में टारगेट क्या क्या थे। तो ये एक बोर्ड डेवलप किया जो कोऑर्डिनेट करेगा पूरा। और कर्नाटका एक पहला स्टेट था जिसने अपनी स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, और हासन में उन्होंने एक बायोफ्यूल पार्क डेवलप किया। तो कर्नाटका के पास क्या है कि इस तरह का जो फीड स्टॉक है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे कॉर्न हो गया, जैसे मैसूर वाला एरिया है, हासन, मंडिया, ये सब एरिया में कॉर्न का बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ भी ऐसे फीड स्टॉक हैं जो अवेलेबल हैं जो बायोफ्यूल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये 2009 का था। तो अगर हम 2019 की असेसमेंट की बात करें तो 2019 में भी 2009 पॉलिसी भी उतना ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाई, और जो ब्लेंडिंग की रेंज थी वही सेम रेंज में ही रही, 2-3% इतना ही रेंज में रही। तो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हम लोग, इवन वी कुड नॉट अचीव द 5%। तो सेम वही इश्यूज़ थे, क्योंकि आपका प्राइसिंग को लेके फिर से इश्यूज़ थे, प्राइसिंग चेंज होती थी, प्राइसिंग का मैकेनिज्म ऐसा था रिजिड कि वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग, एक्चुअली हमारा फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होना चाहिए बेस्ड ऑन द डिस्टिलरी, बेस्ड ऑन देयर प्लांट परफॉर्मेंस, और बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास नई बायोफ्यूल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने डेवलप की, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2018 में। तो इस पॉलिसी के क्या विज़न था, एक्चुअली ये काफ़ी होलिस्टिक है, अप्रोच बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले कि इंक्रीज़, आप अवेयर कीजिए इंक्रीज़ इन बायोफ्यूल यूजेस, एनर्जी सिक्योरिटी को आपको इंश्योर करना है, बिकॉज आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लान डेवलप करना है, बिकॉज आप कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं। बायो सेक्टर, ये यहाँ पे जो प्लांट लगेंगे वो जो नॉर्मली आपको रूरल सेक्टर में लगाने हैं, तो एक रूरल सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आप R&D को एनकरेज कर रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो CSIR हो गया, IIP देहरादून, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस पर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और कुछ कंपनियां भी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे इस पर बहुत काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। अब गोल क्या था 2018 का, इन्होंने टारगेट क्या रखा, 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। सो पेट्रोल में 20% का ब्लेंडिंग, इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे, और बायोडीजल में 5% लेके आएंगे। सेकेंड जनरेशन की बायो रिफाइनरीज का डेवलपमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीड स्टॉक, जो R&D सेक्टर के लोग काम करेंगे इस पर, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोफ्यूल्स। सो आपका टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, अगर आपके पास फीड स्टॉक है तो उनको सुटेबल टेक्नोलॉजीज ऑल्सो टू बी अवेलेबल। क्रिएटिंग सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर बायोफ्यूल्स एंड इंटीग्रेशन विद द मेन फ्यूल। तो आपको एक सुटेबल एनवायरनमेंट भी देना है। सुटेबल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपको फिनेंशियली उनको सस्टेनेबल बनाना है, कि आपके जो प्रोजेक्ट्स, जो बायो रिफाइनरीज आप लगा रहे हैं, तो वो फिनेंशियली सस्टेनेबल हो, उनका जो मॉडल है इस तरह से हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किस तरह से किया, एक तो प्रायोरिटी सेक्टर बनाने की बात की इन्हें सबसे पहले। तो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के, जैसे आप बैंकिंग के नॉर्म्स जानते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलता है, और पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स होता है। 100% FDI अप्रूव किया, जॉइंट वेंचर्स बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, जो ऑयल PSUs हैं उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप कुछ
सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की रिफाइनरीज डेवलप कीजिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। तो अभी जितनी भी कंपनीज है जैसे HPCL, BPCL, IOCL, MRPL, ये सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज़ में सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज डेवलप कर रही हैं। फिर वायबिलिटी, जो गैप फंडिंग है, गवर्नमेंट ने गैप फंडिंग की भी बात की है इसमें। तो जो प्लांट की जो कॉस्ट है उसमें उस पर फंडिंग जो है थ्रू PSUs ये हम लोग कर रहे हैं। और अगर बाहर से भी कुछ कंपनीज इसमें जैसे लांजा टेक और पराज, अगर वो जो इस फील्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं, जो इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं, तो ऐसी कंपनियां भी अगर आके यहाँ पर डेवलप करना चाहती है तो उनको भी फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात है। कार्बन क्रेडिट्स, जैसा कार्बन क्रेडिट्स का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा था अभी से कुछ 5-7 साल पहले, थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है इशू ड्यू टू सम पॉलिसी इशूज एंड ड्यू टू सम रिडीम रिलेटेड इश्यूज़ कि आप कैसे रिडीम करेंगे अपने क्रेडिट्स को, उसमें कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। प्लस नाबार्ड को बोला गया है कि आप नाबार्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है, जो रूरल सेक्टर को के डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो नाबार्ड को बोला गया है कि आप इसमें इम्पॉर्टेंटली आप जो अपनी लैंडिंग है वो इस सेक्टर को बढ़ाइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सो प्राइजिंग कैसे होती है बायोफ्यूल्स की? प्राइजिंग जो मेनली जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म की कमेटी डिसाइड करती है। बायोडीजल का जो प्राइसिंग है वो OMC के अंडर में आता है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL, HPCL एंड IOCL। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोडीजल की जो प्राइसिंग है वो लोग करते हैं। एडवांस बायोफ्यूल डिफरेंशियल प्राइसिंग पे रहता है। जो एडवांस बायोफ्यूल्स डेवलप होंगे तो उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी जो फैक्टर्स हैं जो उस पर वेरिएबल कॉस्ट हैं उनको फाइनल करके कुछ एक डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा एंड देन उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और सारे जितने भी ये डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है ये नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी देखती है। स्टेट लेवल पे भी जो मॉडल बोलता है कि स्टेट लेवल पे भी ये बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं। कर्नाटका उसमें बहुत आगे है, महाराष्ट्र में है। तो ये प्राइसिंग को रिलेटेड इश्यूज़ हैं। EBP का जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है ब्लेंडिंग का, अगर हम ईयर वाइज देखें पिछले कुछ साल का, तो 2017-18 में हमने 4.2% अचीव किया, फिर 18 और 19 में 5.5%, लेकिन 2021 में जैसे ही वो पॉलिसी चेंज हुआ है, अभी सेकंड जनरेशन बायोइथेनॉल आ रहा है और प्राइसिंग का जो सॉर्ट आउट कर दिया है, अभी प्राइसिंग काफ़ी हेल्दी हो गया है इथेनॉल का। सो आई थिंक अभी अराउंड 52 और 53 प्लस ही है पर लीटर। तो उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया है इथेनॉल को। प्लस गवर्नमेंट ने अभी एक और पॉलिसी किया है, जो आपका बफर स्टॉक में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो ग्रेन होता है जो बारिश में या कैसे ख़राब हो जाता है, तो परमिशन दिया है कैबिनेट ने, जो इकोनॉमिक कमेटी होती है, कि आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल जनरेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो वेस्ट ग्रेन्स हैं दैट कैन बी यूज्ड। सो मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है? मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, रूरल मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी रोल होता है। फार्मर्स हैं, क्योंकि फार्मर्स को डेवलप करना है क्रॉप्स। बिजनेस एंड स्टडीज़, सो मेनली जो बिजनेस लीडर्स हैं दे हैव टू इन्वेस्ट इंपॉर्टेंटली, और प्रोफेशनल्स हु आर इन R&D बिजनेस एंड मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो स्टॉक होल्डर्स का रोल क्या है एक्चुअली? तो अगर हम रोल की बात करें, जनरेशन ऑफ फीड स्टैक इन सस्टेनेबल मैनर, फार्मर्स को एनकरेज करना है डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए। सप्लाई चेन का देख, फीड स्टॉक स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है, आपकी क्लियरेंस, अप्रूवल्स फॉर द प्लांट्स, और इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडी, पावर, वाटर सप्लाई, ये सब। तो ये सब अलग अलग जो है, कुछ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना है, कुछ बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री है उनको करना है, कुछ फार्मर्स का रोल है। तो सबका अलग अलग रोल डिफाइन है। अब मेजर चैलेंजेस जैसे हमने डिस्कस किया ही था, प्राइसिंग एक बड़ा इशू था लेकिन काफ़ी सॉर्ट आउट हुआ है। प्राइसिंग काफ़ी अभी स्मूथ हो गई है, तो अपडेट भी होती है कंटिन्यूस, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो जिसने अट्रैक्ट किया है अभी जो
इथेनॉल डिस्टिलरीज से दूसरा साइड में जा रहा था फाइन केमिकल्स है, सो अब वी कैन ब्लेंड इट टू पेट्रोल। फिनेंशियल मॉडल डेवलप करना एक थोड़ा सा है, क्योंकि ये प्लांट इनिशियली उतने सस्टेनेबल नहीं है, तो इनिशियली कॉस्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्टली काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन तो इसमें हम लोग क्या पीपी मॉडल्स पे जा सकते हैं, या फिर जैसे हमने जॉइंट वेंचर की बात की थी जो ऑयल पीएसयूज़ के साथ हैं, ऑयल पीएसयू वाला जो मॉडल है वो एक अच्छा मॉडल है, सो दे कैन सस्टेन इट। फीड स्टॉक का अवेलेबिलिटी का एक इशू मेजर चैलेंज रहता है, तो कुछ एरियाज़ में लैंड है और अदर सोर्सेज हैं, फीड स्टॉक नहीं है, कहीं पर फीड स्टॉक है तो अदर सोर्सेज नहीं है, तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है। तो इसका फीड स्टॉक का अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, और फिर पर्टिकुलर थ्रू आउट द ईयर भी होना चाहिए, ये भी एक है, तो ईयर इम्बैलेंस भी रहता है। फीड स्टॉक का क्वालिटी का भी फिर एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका फीड स्टॉक का क्वालिटी कितना अच्छा है, तो और उसका फिर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ा की चैलेंज है, तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो आपको विद लेस एमिशन आपको ज़्यादा कन्वर्जन दे। फिर अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस भी हमें बढ़ाना है, क्योंकि आप क्रॉप्स लगाएं, डिफरेंट फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाना है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है डेफिनेटली। वाटर का अवेलेबिलिटी, बिकॉज वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वाटर का भी, बिकॉज वॉशिंग के लिए फीड स्टॉक का ट्रीटमेंट के लिए आपको वाटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीड स्टॉक, बिकॉज ये कोई मीन्स सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन का, फिर ऐसा लिक्विड नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपको फीड स्टॉक बल्क में ट्रांसपोर्ट करना है, सो वो एक बड़ा चैलेंजेस होता है रोड्स पे। तो इंडियन रोड्स उस तरह से भी डिज़ाइन नहीं है, जब आप बल्क में ट्रैक्टर्स या किसी चीज़ से लेके जाएंगे, तो एक बड़ा इशू है। सो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैन बायोफ्यूल पॉलिसी रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। डेफिनेटली इट कैन रिड्यूस। अगर हम लोग 20% अचीव कर लेते हैं अपने इंटरनल, इससे ही जो हमारा पेट्रोल का जो है मेनली ब्लेंडिंग इथेनॉल का, सो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो हम लोग है फॉरेन एक्सचेंज का बचा लेंगे, वो एक है। प्लस इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसे कम होगी, आपका बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, सो आप इधर ब्लेंड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 20% जो फ्यूल आपको वहाँ से प्रोड्यूस करना था वो कम हो जाएगा। बट उसके लिए वही है इंपॉर्टेंटली फिनेंशियल मॉडल्स आप इसमें कैसे मेंशन करेंगे, एकदम डायरेक्ट इस तरह से स्मॉल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में क्वेश्चन आएगा, एंड देन यू हैव टू डिफाइन। तो स्टार्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल का डेफिनेशन से, एंड देन थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं अपने प्रोडक्शन हमारा कितना है, क्या है टारगेट्स, फिर उसके बाद कैसे करेगा, हमारा कितना इंपोर्ट होता है, हम लोग कितना जनरली इंपोर्ट करते हैं 85%। तो आप फैक्ट्स और डाटा साथ में देते रहें स्टेप वाइज। फिर उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसे कम होगी उस पर पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर ओवरऑल आप क्या लिखेंगे कि ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिवली हम लोग बायोफ्यूल्स की हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, मीन्स इंपोर्ट जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। फूड वर्सेस फ्यूल, जैसा कि ऑलमोस्ट ये वॉर अभी उतना नहीं है, पहले था थोड़ा, लेकिन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ्यूल्स आने की वजह से तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि यस काफ़ी ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में था जो हमारे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स थे, तब फूड सिक्योरिटी को लेके इशू था, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट जो की वजह से सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल आने की वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कम हो गया है, तो थोड़ा सा उसमें एक कंपैरिजन दे सकते हैं। और लास्ट में फॉरवर्ड आप में क्या रख सकते हैं कि जो एडवांस फ्यूल है, जो थर्ड जनरेशन फ्यूल है, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में, अगर वो हाई एनर्जी डेंसिटी के जो फ्यूल्स हैं अगर वो भी डेवलप हो जाते हैं तो आपको फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने वेस्ट ग्रेन जो है, जो FCI के जो गोडाउन्स में वेस्ट हो जाता है ग्रेन, उसको डाइवर्ट करने के लिए बोला है। फिनेंशियल मॉडल्स के सक्सेस की बात की है, यस फिनेंशियल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको PPP मॉडल्स हो सकता है, या फिर JV, या फिर ऑयल PSUs जो इनको कैटर कर रहे हैं। ऑयल PSU जो कैटर कर रहे हैं वो एक अच्छा है, बिकॉज ऑयल PSUs के पास कैपिटल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मैन पावर है, सो दे कैन डू दिस वन। प्लस डिस्कस द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, हमने डिटेल में किया ही है। सबसे इंपॉर्टेंट में क्या है, इसमें आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इंडिविजुअल का, स्टेक होल्डर का क्या क्या रोल है इस पॉलिसी के एक तरह से सक्सेस में। तो सबसे पहले जो है नेशनल गवर्नमेंट को एक जो पॉलिसी फ्रेम किया, नेशनल गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम कर दिया, तो उन्होंने एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करने का ट्राई किया। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। जो क्लियरेंस हैं, जो स्टेट से रिलेटेड क्लियरेंस हैं, या फिर जो नेशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्लियरेंस हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, या फिर हमारी कमर्शियल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्लियरेंस हैं,
तो वो सिंगल विंडो क्लियरेंस होने चाहिए। फिर प्लस क्या है कि जो आप एफडीआई अट्रैक्ट करते हैं तो बिजनेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं उससे, तो उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है तो वो सब होना चाहिए। प्लस फार्मर्स जो हैं उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको अवेयर करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का काम है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या केवीकेज़ हैं तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी के स्टेक होल्डर्स के रोल आप डिफाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।